हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में। मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी कैरेक्टर। फिर मैंने आपको बताया कि टैक्सोनॉमी कैरेक्टर में 4 चीज़ों पर बेस करता है: होमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स। और मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद होगा कि जेनेटिक्स इज़ नोन एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक हियरार्की या टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। टैक्सोनॉमिक हियरार्की या टैक्सोनॉमिक हियरार्ची क्या चीज़ है? एक्चुअली हम इसको कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज मेथोडोलॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए जो मेथड्स, जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्की। और आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेप्स। आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें, उस लेवल और स्टेप्स को मिलाकर हम लोग कहते हैं टैक्सोन। तो आज के बाद कभी लफ्ज़ आ जाए टैक्सोनॉमिक हियरार्की या हियरार्ची, तो टैक्सोनॉमिक हियरार्ची का मतलब होता है कि एक ये लेडर टाइप सीढ़ियों की तरह हाई से लो लेवल का एक स्टेप है। आप ज़रा देखिएगा कैसे। सबसे पहले बारी आती है नंबर 1, जिसे हम लोग कहते हैं किंगडम्स। फिर बारी आती है जिसका नाम है फाइलम, क्लास। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आता है ऑर्डर। ये जो मैं आपको बना रहा हूँ, ये जो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ टैक्सॉन्स। अगर हम ऑर्डर के बाद बात करें तो फिर आता है फैमिली, जीनस, और उसके बाद स्पीशीज। तो ये 5 चीज़ें आती हैं। ये सब के सब कहलाते हैं, जी हाँ बेटा, दे ऑल आर नेम्ड एज टैक्सोन। ये हर लेवल को हम लोग कहते हैं कि ये टैक्सोन है। हर लेवल को मिलाकर हम लोग कहते हैं इट इज़ नोन एज टैक्सोन। किंगडम कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड एज लार्जेस्ट टैक्सोन। किंगडम कहलाता है, इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट लेवल। और स्पीशीज कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट टैक्सोन। मैं आपको एक अजीबोगरीब बात बताता हूँ। कार्लस लिनॉस ने जब ये टैक्सोन बनाया, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो उसने एक चीज़ ज़रूर मेंशन की कि फर्स्ट 4 और लास्ट 3, ये जो फर्स्ट 4 टैक्सोन है, इसमें अगर आप किसी न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इस फर्स्ट 4 टैक्सोन में अगर आप किसी न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करेंगे, इनको पुट करेंगे, तो आप अपनी स्किल के मुताबिक, आप अपनी रिसर्च के मुताबिक, आप अपने बेटा एक यूँ समझ लीजिए डिस्कशन के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पुट कर सकते हैं फर्स्ट 4 टैक्सा में। मगर अगर हम बात करते हैं लास्ट 3 टैक्सोन, तो यू शुड फॉलो द रूल। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कोई जंगल में आप जा रहे थे, आपको कोई ऐसा एनिमल मिला, आपने कोई ऐसा एनिमल डिस्कवर किया जो आज से पहले किसी ने ना डिस्कवर किया हो। अब आपने इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर पुट करना है, आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर डालना है। तो किस तरह से करेंगे? फर्स्ट 4 अगर आप किंगडम में डालेंगे, अगर आप फाइलम में डालेंगे, अगर आप क्लास या अगर आप ऑर्डर तक किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे, तो आप अपनी मर्जी, अपनी रिसर्च, अपनी स्किल, अपनी टेक्निक, अपनी नॉलेज के मुताबिक उसके अंदर डाल सकते हैं, जो उसका अकॉर्डिंगली बनता है। मगर जितना मामला नीचे जाता जाएगा, जितना मामला फैमिली, जीनस, स्पीशीज की तरफ जाता जाएगा, उतना मामला सेंसिटिव होते जाएंगे, उतना लेवल स्पेसिफाई होता जाएगा, उतनी चीज़ें पर्टिकुलरिटी की तरफ जाती जाएंगी। तो फर्स्ट 4 और लास्ट 3 टैक्सोन में अगर आपने पुट करना है, ये ना
फर्स्ट 4 लास्ट 3 टैक्सॉन। अगर आपने लास्ट 3 टैक्सॉन में पुट करना है तो यू ऑलवेज फॉलो द रूल, यू ऑलवेज फॉलो द लॉ, द रेगुलेशंस विच इज गिवन इन टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी फील्ड है उसके अंदर आपको फिर आखिर में उन लॉज को उन रूल्स को फॉलो करना है। तो दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हियरार्की। टैक्सोनॉमिक हियरार्की या टैक्सोनॉमिक हियरार्की का मतलब होता है स्टेप्स, टैक्सॉन्स को कहते हैं। अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें एक और चीज़ भी है जिसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था टैक्सोनॉमी का वो ये था, और ये कार्लस लिनॉस ने अपनी बुक में मेंशन भी किया हुआ है। उसने ये कहा था कि मैं जिस बड़े आज़म जिस मुल्क में जाता हूँ वो उसी जानवर, जो एक ही जानवर है उसका अलग अलग नाम रखते हैं। बिलफर्ज एक चाइनीज़ वाले एक एनिमल का नाम अलग रखेंगे, वही एनिमल का नाम यूरोपियन में अलग लिया जाएगा, जैपनीज़ में अलग लिया जाएगा, अमेरिकन्स में अलग लिया जाएगा, जर्मन्स के नाम, रशियंस, सबकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के 10-15 अलग अलग नाम हो गए। इसने ये टैक्सोनॉमिक हियरार्की में इसने एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया कि आइंदा से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसके नाम के 2 हिस्से होंगे। जो नाम का पहला फर्स्ट वर्ड होगा और नाम का सेकंड वर्ड होगा। जो नाम का फर्स्ट वर्ड होगा वो असल में उसके जीनस से लिया जाएगा, जो नाम का सेकंड वर्ड होगा वो उसके स्पीशीज के नाम से लिया जाएगा। ये रहा। सर ज़रा बताइएगा कैसे? आप यूँ समझें, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की तो ह्यूमन में होमो सैपियंस ये रहा, ये बनता है इनका नाम। अगर एनिमल है तो जोलॉजिकल नेम, प्लांट है तो बोटेनिकल नेम। अच्छा, एक बात का ख्याल रहे सर, ये जो हम फर्स्ट वर्ड या सेकंड वर्ड या फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे? याद रखना, ना आपने उसको कैपिटल वर्ड में लिखना है, ना आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ना अंडरलाइन करना है। जैसे हम ये वाली रोमन लैंग्वेज लिखते हैं वैसे ही लिखना है। हाँ, अलबत्ता जो पहला लफ्ज़ है वो होना चाहिए कैपिटल, बस। और तो इसका मतलब है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट लेटर है, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वर्ड कह लें, या जो फर्स्ट लेटर है वो असल में स्पीशीज से लिया जाएगा, और जो सेकंड लेटर है वो फर्स्ट जीनस से लिया जाएगा, जो सेकंड लेटर है वो स्पीशीज से लिया जाएगा। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, ह्यूमन का होमो सैपियंस है, सिर्फ पहले लफ्ज़ को आपने, पहले वर्ड को आपने कैपिटल करना है, बाकी सारे रोमन लैंग्वेज की तरह। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं वीट की, तो वीट का क्या होता है? ट्राइटिकम इंडिकम। जैसे हम लोग बात करते हैं मस्टर्ड प्लांट, तो उसको बोलते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अगर हम थोड़ा और आगे चलें, हाउस फ्लाई की बात करते हैं, तो एक मिनट, हाउस फ्लाई की बजाय अगर हम बात करते हैं रोज़ की, तो रोज़ में आता है जिसका नाम है रोज़ा इंडिका। अगर हम बात करें फ्रॉक की तो उसमें आता है राना टिग्रिना। तो अगर प्लांट है तो बोटेनिकल नेम, अगर एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम। और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जितनी भी टैक्सोनॉमिक हियरार्की है, जी हाँ बेटा, इसका सबका फाउंडर मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज फिर बता रहा हूँ, कार्लस लिनियस ने जितनी ज़्यादा टैक्सोनॉमी में खिदमत अंजाम दी है, कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट के नहीं है। तो दिस ऑल अबाउट इज़ टैक्सोनॉमिक हियरार्की या टैक्सोनॉमिक हियरार्की। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ
5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। और ये 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन का आइडिया सबसे पहले आया था एक साइंटिस्ट को जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। ये रॉबर्ट विटेकर ही वाज द ग्रेट टैक्सोनोमिस्ट, अमेरिकन टैक्सोनोमिस्ट। 1969 में इसने सबसे पहले ये प्रपोजल दिया था। अब ज़रा देखिएगा 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अरस्तु, या हम उसको कहते हैं अरिस्टोटल। इसने 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन की। इसने 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन की बुनियाद डाली। ये यूँ समझ लीजिए क्लासिफिकेशन में अरस्तु का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में अरस्तु ने 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया। एक जिसका नाम रखा गया किंगडम प्लांटी, और एक जिसका नाम रखा गया किंगडम एनिमिलिया। इसने बोला 2 ही किंगडम होते हैं, एक जिसका नाम हैवानियात एनिमल, एक नबातात प्लांट्स। इसने कहा प्लांट्स मूव नहीं करते, प्लांट्स सिसाइल होते हैं, और प्लांट्स जो है बेटा अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ। किंगडम एनिमिलिया वाले ज़्यादातर एनिमल मूव करते हैं, मोटाइल होते हैं, और एनिमिलिया वाले ज़्यादातर क्या होते हैं बेटा, हेटरोट्रॉफ। थोड़ा और आगे चलते हैं। जब दरियाफ्त हुई माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद, जब माइक्रोस्कोप बनी उसके इन्वेंशन के बाद बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए। उनमें एक का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, बैक्टीरिया। अब आप मुझे बताएं, एक तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ऊपर से बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। आप सारे स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, क्या बैक्टीरिया एनिमिलिया प्लांटी में इंक्लूड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोट्स, मगर उसके अलावा ये यूनिसेलुलर है। और किंगडम एनिमिलिया और प्लांटी के अंदर यूनिसेलुलर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अगर हम बात करें नंबर 3 एलजी की, ये रहा, तो एलजी ना सिर्फ यूकैरियोट्स है, एलजी इसके अलावा यूनिसेलुलर भी है, एलजी मल्टीसेलुलर भी है, और एलजी ऑटोट्रॉफ भी है। अब आप मुझे बताएं एलजी प्लांट में इंक्लूड कैसे होगी? एलजी तो यूनिसेलुलर है। नंबर 4, फिर अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई के अंदर सेल वॉल तो होता है, मगर उसकी सेल वॉल काइटिन या चाइटिन से बनी होती है। जो फंजाई है वो मुझे पढ़ के बताना बेटा क्या है, सिसाइल, और फंजाई आर हेटरोट्रॉफ। अब आप मुझे बताएं कि इतने सारे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए जो विच कैन नॉट डिवाइडेड क्लासिफाई इनटू प्लांटी एनिमिलिया, तो फिर बना 2 to 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर किंगडम्स 2 तरह के हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो इस यूनिसेलुलर को फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं। एक जिसका नाम है यूकैरियोट्स, एक जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अब ज़रा समझिएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट का जब भी नाम आता है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट से मुराद है न्यूक्लियस। जिसके अंदर असली वाला, जिसके अंदर अच्छा वाला न्यूक्लियस होगा वो कहलाएगा यूकैरियोट्स। ज़रा देखिएगा अच्छा वाला न्यूक्लियस से क्या मुराद है? जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो उसको यूकैरियोट्स कहते हैं।
जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो वो यूकैरियोट्स है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस हो वो यूकैरियोट्स है, जिसके अंदर न्यूक्लियर रेटिकुलम हो वो यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट में सबसे पहले नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना लाजमी है, ये रहा। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म होना लाजमी है, उसके बाद न्यूक्लियोलस होना लाजमी है, और उसके बाद न्यूक्लियर रेटिकुलम होना लाजमी है। रेटिकुलम से मुराद है क्रोमैटिन नेटवर्क। तो कोई पूछे कि यूकैरियोट्स कौन है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। जिनके अंदर मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हो उसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स। इनमें एग्जाम्पल में कौन आता है? एल्गी। एग्जाम्पल में कौन आता है? प्रोटोजोआ। ये रहा। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रो का मतलब होता है एंशिएंट। प्रो का मतलब होता है जो चीज़ पुरानी हो या फॉल्स। और बात करते हैं कैरियोट्स की, तो कैरियोट से मुराद है न्यूक्लियस, जिसके पास अच्छा वाला न्यूक्लियस ना हो, इल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। यानी ये देखिएगा बेटा, ये है एक क्रोमोसोम्स, और उस क्रोमोसोम्स की इन्होंने एक पैकेट बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड्स। दिस इज नोन एज न्यूक्लाइड। सिंगल कंडेंस कॉइल बैक्टीरियल, सिंगल कंडेंस कॉइल बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स इज नोन एज न्यूक्लाइड, क्योंकि OID से मुराद है सिमिलर, OID से मुराद है सेम। तो न्यूक्लाइड का मतलब है इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियस, इट इज़ जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस। सर आप इसको न्यूक्लियस क्यों नहीं कह रहे? ना इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, सिर्फ एक DNA है, क्रोमोसोम्स है। और कुछ तो DNA बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से पाए जाते हैं, ये रहे। इनको हम लोग नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। व्हाट डज प्लाज्मिड्स मीन? प्लाज्मिड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। दुनिया के वाहिद DNA जो क्रोमोसोम से बाहर है उनको कहा जाता है प्लाज्मिड्स। इनकी 2 एग्जाम्पल हैं, एक जिसका नाम है बैक्टीरिया और एक जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। और ये दोनों एक ही किंगडम में इसलिए है बिकॉज ऑफ साइटोलॉजी, बिकॉज ऑफ सेल बायोलॉजी। तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मल्टी सेलुलर को 2 में डिवाइड करते हैं। ये रहे, एक मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ, और दूसरे मल्टी सेलुलर हैं, हम उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉफ। ज़रा देखते हैं ऑटोट्रॉफ कौन से हैं। ऑटोट्रॉफ में नाम आता है किंगडम प्लांटी का। जितने भी प्लांट्स हैं दे कंटेन green pigment called chlorophyll and it is covered by cell wall which is made up by cellulose। जो ऑटोट्रॉफ हैं किंगडम प्लांटी वाले, उनकी खास बात यह है they all are originated from single cell zygote। अब ज़रा देखिएगा किंगडम प्लांटी का कंसेप्ट क्या है। ये रे प्लांट्स, अगर प्लांट के साथ लीफ लगे हों तो वो किस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होंगे? अगर प्लांट के साथ लगे हों फ्रूट्स, ये रे, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे?
अगर प्लांट के साथ अरेंज हो फ्लावर तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? लीफ अटैच होता है बाय कनेक्टिव टिश्यू पेटियोल, फ्रूट अटैच होता है थ्रू स्टॉक और फ्लावर अटैच होता है पेडिकल। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टीम। ये कहलाता है अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट का नाम है रूट सिस्टम और ये आउटर पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। तो एक ऑटोट्रॉफ प्लांट्स ये रहे। इनमें फिर डिवीजन है, एक कहलाते हैं जिनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स और एक कहलाते हैं जिसका नाम है ट्रेकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का मतलब होता है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम ना हो। ट्रेकियोफाइट से मुराद है वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स से मुराद है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम हो। फिर थोड़ा अपना और आगे लेके चलते हैं टॉपिक। फिर ये जो हेटरोट्रॉफ है ये दो में डिवाइड है। एक हेटरोट्रॉफ कहलाता है इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ और एक हेटरोट्रॉफ कहलाता है जिसका नाम है एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। तो हेटरोट्रॉफ की दो टाइप्स हैं। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ से मुराद है किंगडम एनिमिलिया। ये रहा, दे टेक फूड inside the mouth by the process of ingestion through the teeth और टंग। तो निगलने को बोलते हैं इंजेशन। किंगडम एनिमिलिया वाले ज़्यादातर मोटाइल होते हैं। दे आर आल्सो अराइजेस फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट। जो मेन चीज़ किंगडम एनिमिलिया की वो ये है कि किंगडम एनिमिलिया कंपोस्ट ऑफ 1.3 मिलियन स्पीशीज, डेट इज जो बनती है 33 फाइला। उन 33 फाइला में सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है वो डिपेंड करता है दो में। आप कौन सी लार्जेस्ट फाइलम की बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो नीमाटोडा सबसे बड़ा है। अगर हम स्पीशीज की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है। फिर आगे चलते हैं। विच इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया? फाइलम मोलुस्का को कहा जाता है कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। फिर विच इज नोन एज द लार्जेस्ट क्लास? क्लास इंसेक्टा is known as largest class. Which is the largest class of phylum Chordata? phylum Chordata की largest class कौन सी है? phylum Chordata की largest class है class Pisces। आपको मालूम होगा फिशेस। फिर मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ और आगे चलते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स में आता है किंगडम फंजाई। ये जितने भी फंजाई हैं उनके पास सेल वॉल होता है और वो सेल वॉल होता है नॉन सेलुलोस। मीन्स देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय काइटिन लाइपोपॉलीसेकेराइड। किंगडम फंजाई सिसाइल हैं। सिसाइल का मतलब है दे हैव नो एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। किसी फंजाई में कोई ऑर्गन नहीं होता, ना सीलिया ना फ्लैजिला।
फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं और खुद माइसीलियम बना होता है। इट इज मेड अप बाय कलेक्शन ऑफ हाइफी। ज़रा एक आपको फंजाई बनाकर दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये रहा फंजाई का स्ट्रक्चर। जहाँ से ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं हम उसे कहते हैं राइजोबाइट्स। राइजोबाइट्स का मतलब होता है रूट्स लाइक। ये कहलाता है स्पोरेंजियोफोर, जो पूरे माइसीलियम को सपोर्ट करता है। इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम और इस स्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोर। तो यू कैन सी डैट कि फंजाई जस्ट लाइक अ प्लांट। प्लांट में रूट्स होता है, फंजाई में राइजोइड्स होते हैं। प्लांट में स्टेम होता है, फंजाई में स्पोरेंजियोफोर होता है। प्लांट में फ्रूट होता है, इसमें स्पोरेंजियम होता है। और इसकी एग्जाम्पल में आता है ईस्ट, इसकी एग्जाम्पल में आता है मशरूम्स। और देयर आर 4 क्लासेस ऑफ फंजाई, जिसके अंदर लार्जेस्ट क्लास ऑफ फंजाई कौन सी है? एस्कोमाइकोटा। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। अगर आप यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स वालों का पहले किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। इनका नाम था पहले किंगडम मोनेरा। इनका नाम प्लांटी एनिमिलिया फंजाई। मैं आपको बताता हूँ कि पहले प्रोटिस्टा नाम था तो वो बाद में कैसे प्रोटोक्टिस्टा बना। इसके पीछे आसान सी लॉजिक है। ये वाला नाम दिया था सबसे पहले विटेकर ने, और प्रोटिस्टा में आते थे ओनली यूनिसेलुलर एल्गी। पुराने ज़माने में जब पहली क्लासिफिकेशन आई थी तो उसके अंदर मल्टीसेलुलर एल्गी को डालते थे प्लांट्स में। प्रोटोक्टिस्टा एक तरह से मॉडिफिकेशन है। वो किसने की थी? मार्जलस ने। और वो किसने की थी? श्वार्ट्स ने। ये रहा। और इन्होंने कहा कि आइंदा से यूनी के साथ साथ मल्टी सेलुलर एल्गी भी इसमें प्रोटोक्टिस्टा में आएंगे। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा में क्या फ़र्क है, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं सिर्फ, और प्रोटोक्टिस्टा में यूनी मल्टी दोनों। अगर हम आगे चलें कि इसका नाम पहले किंगडम मोनेरा क्यों था और बाद में फिर बदल के इसका नाम किंगडम प्रोकैरियोटी क्यों रखा, इसकी आसान सी लॉजिक है। किंगडम मोनेरा इसलिए नाम रखा था कि मोनो का मतलब होता है सिंगल सेल। किंगडम मोनेरा इसलिए नाम रखा था क्योंकि इसके अंदर आते थे बैक्टीरिया, और आपको मालूम है बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर। मगर हुआ ये कि जो सिंगल सेल वाले हैं, अगर हम देखें तो वो एमोबा भी है, यूग्लिना भी है, पैरामेशियम भी है, ट्रिप्नोसोमा भी है। तो ऐसे तो बहुत सारे मोनेरा हो जाए। तो किंगडम प्रोकैरियोटी नाम रखने का मकसद है सारे यूनिसेलुलर वो जो बताना बेटा कौन होंगे? प्रोकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ज़रा ये पॉइंट देखिएगा, प्रोटिस्टा से प्रोटोक्टिस्टा क्यों बना? बिकॉज पहले सिर्फ यूनिसेलुलर एल्गी आते थे, अब यूनी मल्टी दोनों आते हैं। पहले नाम मोनेरा था, फिर बाद में इसका नाम प्रोकैरियोटी क्यों बना? क्योंकि मोनेरा का मतलब होता है सिंगल सेल। सिंगल सेल तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और ये जो किंगडम प्रोकैरियोटी है इसके अंदर वो इंक्लूड होगा जो यूनिसेलुलर है, इसके अंदर वो इंक्लूड होगा जो मुझे पता ना बेटा प्रोकैरियोट्स है। और ये खूबी किसके पास है? बैक्टीरिया के पास। ये रहा प्लांटी का, ये रहा एनिमिलिया का और फंजाई का। घबराइएगा नहीं, ये सारा हम चैप्टर 1 में पहले पढ़ चुके हैं। घबराइएगा नहीं, ये सारा का सारा पूरा का पूरा आपका बुक का चैप्टर है। ये जो प्रोकैरियोटी है ये चैप्टर नंबर 6 है। ये जो प्रोटिस्टा है ये चैप्टर नंबर 7 है। ये जो फंजाई है ये चैप्टर नंबर 8 है। ये जो प्लांटी है ये चैप्टर नंबर 9 है। और जो एनिमिलिया है वो चैप्टर नंबर
10 है। तो शुरू के 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर इन लिविंग क्लासिफिकेशन के हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म किया पोर्शन चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासिफिकेशन ख़त्म हुई। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा वायरस के बारे में। पढ़ के आइएगा।